हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में वंशानुक्रम और वातावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सीटेट और टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट जो है प्रश्नों का पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको भी पूरा देखिएगा। अगर आपने थ्योरी का पोर्शन वंशानुक्रम और वातावरण का नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। अगर आप थ्योरी के पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये जो प्रश्न है आपके लिए एमसीक्यूज, ये आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए पहले थ्योरी का पोर्शन देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वंशानुक्रम और वातावरण। तो पहला प्रश्न हमारा, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, हॉलैंड, गैरट, थॉर्नडाइक। तो वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बालक का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो आनुवंशिकता यानी हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। अगला है प्रश्न हमारा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो ये अवस्था होती है डाउन्स सिंड्रोम की। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। तो सुजन शास्त्र के जो पिता हैं ये कहलाते हैं आपके गाल्टन महोदय। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, जगह भरनी है। इस जगह पे क्या होगा? खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो क्या होगा? प्रश्न देख लेते हैं एक बार। कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो हमारा चैप्टर ये वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, यानी आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है? क्षेत्र का कार्य है, मौसम का कार्य है, वातावरण का कार्य है या जलवायु का कार्य है? तो किसका होगा? वातावरण का कार्य है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके वातावरण या पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये शोधन नहीं होगा, पूर्ण योग होगा। पूर्ण योग। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन है बी एन झा का। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपका? तीसरा। बाकी चौथा, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना वंशानुक्रम है। ठीक है, तो ये सही है, यानी प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन। अगला प्रश्न है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युत्सा। तो वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको सबसे उपयुक्त कथन प्रयुक्त हो रहा है? एक एक बच्चे एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे किस परिवेश में पल रहे हैं। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है कि वो किस परिवेश में पल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सही नहीं होगा आपका। अगला है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है, समय समय पर जो है सभी का प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का और वातावरण का। तो ये भी प्रश्न कह सकते हैं, जो कथन है आपका ये भी गलत है। लास्ट वाला आपका कथन है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं यानी जुड़े हुए हैं, और ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं वंशानुक्रम और परिवेश यानी पर्यावरण विकास को प्रभावित करते हैं। यही आपका ऑप्शन जो है सही होगा। प्रकृति और पोषण के विवाद में जो है ये कथन जो है बिल्कुल सही होगा। प्रकृति क्या होती है? वंशानुक्रम, जो कि चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है। परिवेश यानी वातावरण जो होता है वो कहलाता है पोषण, ठीक है, जो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, आजारो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति बाकी नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। यानी आजारो तर्क देता है भाषा विकास व्यक्ति का नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, व्यक्ति का नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है? यानी आजर्व कहता है कि जो भाषा डेवलपमेंट है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, लेकिन सोनाली कहती है कि यह पर्यावरण से प्रभावित होती है। तो ये किस प्रकार का तर्क है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर चर्चा हो रही है, स्थिरता और अस्थिरता पर बहस है, सतत तथा असतत अधिगम पर बहस है, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद पर बहस है। तो यही है, देखिए, नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति पर बात कर रहा है, और परिवेश यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी आनुवंशिकता पर जो है बात कर रहा है आजर्व। तो आनुवंशिकता है प्रकृति और परिवेश है आपका पोषण। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये भी कथन आपका गलत है, पहला ही कथन गलत है। तीसरा कथन है ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। चौथा है आपका कथन ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो प्रश्न एक बार देख लेते हैं, प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो ऐसा नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है, यानी ये जो कथन दिया गया है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो व्यक्ति का आकार है वो वातावरण के घटकों से प्रभावित नहीं होता है, जबकि आनुवंशिक संरचना से प्रभावित होता है। तो ये कथन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? पहला कथन है आपका, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप किया जाता है, जबकि लड़कों को रोना जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है।
यौवना आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के नहीं होते हैं। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। सभी लड़कियों में कला के विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, मनुष्य में चोट लगने पर रुधिर बहना बंद न होना किस बीमारी का लक्षण है? वर्णांतता, पीलिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम। तो मनुष्य में चोट लगने पर रुधिर बहना बंद न होना ये हीमोफीलिया रोग का कारण है। वंशानुगत रोग है मलेरिया, पीलिया, वर्णांतता और या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांतता जो है, वर्णांतता और हीमोफीलिया ऐसे रोग हैं जो वंशानुगत हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? बीएन झा का, गाल्टन का, जेम्स ड्रेवर का, रूसो का। तो माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। अगला कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? रूसो, नन, डगलस, जॉन डीवी। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में वह सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, ये कथन है रूसो का। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? रूसो की, फ्रायड की, एरिक्सन की, जॉन डीवी की। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये पुस्तक है जॉन डीवी महोदय की। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? नन का, रूसो का, बीएन झा का, रॉबर्ट हुक का। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन है बीएन झा का। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है? हीमोफीलिया, पीलिया, वर्णांतता, मलेरिया। तो वर्णांतता एक ऐसा रोग है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में जो है रक्त बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया और वर्णांतता वंशानुगत रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न होगा हमारे इस वीडियो का और इस टॉपिक का। मादा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, एक्स सी, एक्स वाई, एक्स डी। तो मादा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, यानी आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।